हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस बाय अभय भारद्वाज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दर्पण के सूत्र से जो रिलेटेड डाउट्स होते हैं या न्यूमेरिकल होते हैं उनको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम दर्पण के सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको दर्पण के सूत्र से रिलेटेड कोई भी आज तक डाउट था या समझ नहीं आता था कि कब प्लस लें, इसमें कब माइनस लें, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। और आज की वीडियो देखने के बाद आप कोई भी न्यूमेरिकल लगाएंगे, सारे न्यूमेरिकल आपसे होंगे, चाहे रेलवे का हो या एनटीपीसी का हो, सारे न्यूमेरिकल होंगे। और इसी वीडियो की जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं न्यूमेरिकल्स भी करके आपको दिखाऊंगा। आज बस हम ये जानने वाले हैं इसमें कि कब प्लस लेंगे, कब माइनस लेंगे, और ये जानने के बाद मैं आपको ये भी ट्रिक बताऊंगा इनको याद कैसे रखें, जिससे न्यूमेरिकल्स जैसे ही हम एग्जाम में देखें तुरंत हम लगा दें कि इसमें तो प्लस होगा, इसमें तो माइनस होगा। हमें ये बनाने की, ये पिक्चर्स बनाने की जरूरत ही ना पड़े, हम खुद ही बस हमारे इमेज ब्रेन में ये इमेज आनी चाहिए और तुरंत हम प्लस और माइनस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम दर्पण का सूत्र देखते हैं। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। अब ये बात आप याद रख लीजिए कि सबसे पहले आता है v, फिर आता है u। अगर ये भी याद नहीं रख सकते हैं तो आपको ये तो पता होगा कि अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस करते हैं। तो पहले किस में से माइनस करते हैं? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग पहले लिखा जाएगा मतलब v, फिर लिखा जाएगा प्रारंभिक वेग मतलब u। तो 1/v प्लस 1/u, ये हो गया दर्पण का सूत्र। अब हम देख लेते हैं कि f क्या है, v क्या है, u क्या है, और ये कब प्लस कब माइनस होते हैं। तो इस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम दर्पण को देख लेते हैं। तो ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब इनकी परिपाटी कैसे लेनी है वो भी हम देखेंगे, प्लस माइनस। तो अवतल दर्पण जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, इधर पॉलिश हो गई। उत्तल दर्पण जो बनेगा वो इधर बनेगा और इसकी पॉलिश इधर हो गई। तो जब रेज आएंगी, जो किरणें आएंगी वो ऐसे आएंगी इस पे, तो ये क्या कर देगा? ये बिखेर देगा किरणों को। उत्तल दर्पण बिखेर देता है, तो बिखेर देता है मतलब डाइवर्ज कर देता है। इसीलिए उत्तल दर्पण को हम कैसा मिरर कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर, बिखेरने वाला मिरर, किरणों को बिखेर देता है, फैला देता है। अवतल दर्पण जो होता है, जब इस पे किरणें आएंगी, ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, तो ये क्या कर देगा? उनको कन्वर्ज कर देगा, सिकोड़ देगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, अब हम आते हैं परिपाटी पे। तो देखिए, ये जो मिरर है, ये जो दर्पण है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं ऐसे करके, ऐसे ऐसे कंप्लीट सर्किल बनाऊं, कंप्लीट वृत्त बनाऊं, तो ये ऐसे बनेगा। तो ये है इसका पोल, ये होती है इसकी मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष को दर्पण, कोई भी दर्पण हो जहां काटता है वो बनता है ध्रुव। तो ये क्या है? ये ध्रुव है। अब इस ध्रुव से ये जो कंप्लीट सर्किल बनता है, ये किधर बन रहा है? ये बन रहा है राइट साइड में। तो इधर अगर हम जाएंगे, पोल से इधर जाएंगे तो प्लस, और पोल के लेफ्ट साइड में आएंगे तो माइनस। पोल से ऊपर जाएंगे तो प्लस, और पोल से नीचे आएंगे तो माइनस। मुख्य अक्ष से नीचे आएंगे तो माइनस, मुख्य अक्ष से ऊपर जाएंगे तो प्लस। ऐसे ही अवतल दर्पण में होता है। ये है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष से अगर आप ऊपर जाएंगे तो प्लस लेना है आपको, मुख्य अक्ष से अगर नीचे जाएंगे तो माइनस लेना है। अब इस पोल से राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो प्लस लेना है, और इस पोल से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो माइनस लेना है। दोनों मिरर में बातें सेम हैं। इस मिरर की बात करते हैं। देखिए, जब इस मिरर का जो सर्किल है इसको पूरा करेंगे तो फोकस किधर आ रहा है? सीधे हाथ पर आ रहा है, राइट हैंड साइड पे आ रहा है, फोकस इधर आ रहा है। तो उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा कैसी ली जाएगी? पॉजिटिव। कैसी ली जाएगी? हमेशा पॉजिटिव। और v जो होता है, v होता है प्रतिबिंब की दूरी। इमेज कहां बनेगी? उत्तल दर्पण में जो इमेज बनती है वो हमेशा सीधे हाथ पर बनती है, मतलब इधर बनेगी इमेज, इधर बनेगी और मुख्य अक्ष के ऊपर बनती है। इधर बनती है, मुख्य अक्ष के ऊपर बनती है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर बन रही है और इधर बन रही है सीधे हाथ पर, राइट हैंड साइड पे। तो v हमेशा कैसा होगा इसमें? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पोल के इधर बन रहा है ना। जब पोल के इधर बन रहा है तो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। किसमें? उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में हमें दो चीजें तो पता हो गई। क्या? कि फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, और
जो v है प्रतिबिंब की दूरी वो भी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। चाहे कोई सा भी न्यूमेरिकल आए उत्तल दर्पण का, उसमें v जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर v दे भी रखा है न्यूमेरिकल में, मान लीजिए वहां दे रखा है कि उत्तल दर्पण है और उसमें v जो है प्रतिबिंब की दूरी वो इतनी है 10 सेंटीमीटर है या 11 सेंटीमीटर है, तो आपको वो प्लस ही लेनी है, कोई माइनस माइनस कुछ नहीं लगाना, बस प्लस लेना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है पहले से कि उत्तल दर्पण में v जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी सारी की सारी इमेज कैसे बनती है, दर्पण के पीछे बनती हैं, दर्पण के पीछे बनती हैं, और पीछे मतलब इधर आ रहा है सीधे हाथ पे, तो पॉजिटिव। अब इधर आते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण के सर्किल को अगर हम पूरा करें ऐसे करके, तो ये किधर बन रहा है, किधर पूरा हो रहा है, लेफ्ट साइड में। तो फोकस किधर आएगी, फोकस दूरी किधर आएगी, लेफ्ट साइड में। जब लेफ्ट साइड में आएगी तो पोल के लेफ्ट में क्या होता है, माइनस होता है, और पोल के राइट साइड में प्लस होता है। तो जब लेफ्ट साइड में फोकस आ रहा है, फोकस इसका लेफ्ट साइड में होता है, तो फोकस दूरी हमेशा कैसे होती है, नेगेटिव। किस में होती है, अवतल दर्पण में। अब आती है v इसमें पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अवतल दर्पण में दो तरीके की इमेज बनती हैं, इसमें आभासी भी बनती है और वास्तविक भी बनती है। अगर आपने इसका रे डायग्राम या इसकी इमेज फॉर्मेशन देखी होंगी तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा जिससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो 5 इमेज बनती हैं वो क्या बनती हैं, मिरर के सामने। जब मिरर के सामने बनेगी, इधर बनेगी, मिरर के सामने बनेगी, तो वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। और एक इमेज इसमें ऐसी बनती है जो मिरर के पीछे बनती है। अब इसमें जो मिरर के पीछे बनेगी तो उसकी दूरी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इसमें जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, इमेज की जो दूरी होती है, वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, दोनों होती है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर तब हम पता लगा पाएंगे कि हमें प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है। ठीक है, तो इसमें तो हमेशा इसमें पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इनको याद कैसे रखें बिना बिना इमेज बनाए या बिना ये डायग्राम बनाए। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स में आप देखेंगे ये जो क्रॉस आ रहा है, ये कट्टा जो आ रहा है, ये थोड़ा थोड़ा प्लस जैसा लगता है। ये कैसा लगता है, प्लस जैसा। तो फोकस कैसा होगा, फोकस दूरी कैसी होगी कॉन्वेक्स मिरर में, हमेशा पॉजिटिव, और कॉनकेव मिरर में हमेशा नेगेटिव होगी। इसका उल्टा नेगेटिव हो जाएगा, याद रहेगा। अब देखिए, अब हम इधर आ जाते हैं। यही बातें मैंने इन दोनों की यहां लिख दी हैं कि फोकस दूरी तो हम समझ गए कि जो x आएगा उसमें पॉजिटिव, बाकी में नेगेटिव। u हमेशा नेगेटिव लेना है। u हमेशा नेगेटिव क्यों लेना है, u क्या होता है, वस्तु की दूरी दर्पण से, वस्तु की दूरी दर्पण के ध्रुव से। दर्पण का ध्रुव ये है और वस्तु कहां रखी जाएगी, इधर। दर्पण का ध्रुव ये है, वस्तु कहां रखी जाएगी, इधर। तो वस्तु हमेशा लेफ्ट में रखी जा रही है, वस्तु हमेशा लेफ्ट में रखी जा रही है, इसीलिए हमें नेगेटिव लेना है। वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव लेनी है। किसमें, न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव आएगी। अब देखिए ये मैंने लिखा हुआ है v, तो v क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कब लेना है पॉजिटिव कब नेगेटिव। लेकिन अगर उसने क्लियर कर दिया कि हम उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, फिर तो पक्का हो गया कि पॉजिटिव ही लेना है। अब हम आते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता होता क्या है, बेसिकली आवर्धन क्षमता ये है, हम ये जानना चाहते हैं कि जो इमेज की ऊंचाई है या इमेज की जो हाइट है वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, किससे, वस्तु की हाइट से। हम वस्तु की हाइट से इमेज की हाइट का कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आवर्धन क्षमता का सूत्र है, हम किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं आवर्धन क्षमता इमेज की, वस्तु की ऊंचाई के। तो नीचे रखा जाएगा हमेशा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, और ऊपर रखी जाएगी हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की ऊंचाई। ये होता है आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला। आवर्धन क्षमता का एक फॉर्मूला और होता है, m बराबर -v/u। यहाँ पे v वही है प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, और u है वस्तु की दूरी दर्पण के ध्रुव से। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं m प्लस आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, m नेगेटिव आएगा तो उसका मतलब क्या होगा। आपको ये तो समझ में आ गया है कि जो वस्तु है, वस्तु कहाँ रखी जाएगी, लेफ्ट साइड में रखी जाएगी। जैसे मान लो मैंने रखता है, ये मार्कर रखा मैंने,
ये ऐसे ही लेफ्ट साइड में रखा। अब ये बताइए आप, इसकी जो हाइट है वो मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? ऊपर की तरफ जा रही है। इसमें भी जब हम वस्तु को इधर रखेंगे तो मुख्य अक्ष से कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है, प्लस की तरफ जा रही है इसकी हाइट। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की जो ऊंचाई है वो हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव, मुख्य अक्ष से ऊपर। कैसी होगी? हाइट की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये हमेशा कैसा आने वाला है? पॉजिटिव। ये तो फिक्स है, ये तो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन डिपेंड करेगा कि इमेज की हाइट कैसी आ रही है। इमेज की हाइट, इमेज अगर जैसे इसमें है, इसमें इमेज कैसी बनेगी? ऊपर बनेगी। तो ये कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये जब पॉजिटिव हो जाएगा तो पूरा का पूरा पॉजिटिव, और जब पूरा पॉजिटिव आ रहा है तो सीधी बनेगी इमेज। तो देखिए इसमें हमेशा कैसी बनती है इमेज? सीधी बनती है। लेकिन इसमें इमेज अवतल दर्पण में कुछ इमेज, जो 5 इमेज हैं वो नीचे बनती हैं। जब नीचे लगाएंगे तो कैसी आएगी? पोल से नेगेटिव। तो जब मैं यहाँ नेगेटिव रखूंगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो m की वैल्यू जब नेगेटिव आएगी तो हमें समझना होगा कि इसकी इमेज कैसी बन रही है? उल्टी बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है। क्लियर हो रहा है? और जब इसकी एक इमेज जो दर्पण के पीछे बनती है वो यहाँ बनती है ऊपर, जब वो ऊपर आएगी इसका मतलब सीधी बन रही है। तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और जब हम इसको पॉजिटिव लेंगे तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव, तो फिर कैसा समझा जाएगा? सीधी। तो m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि m की वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब सीधी, सीधी मतलब पॉजिटिव। जो सीधा हाथ है वो हमेशा किसके लिए यूज होता है? अच्छे काम के लिए, सीधे काम के लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है मतलब इमेज सीधी बन रही है। नेगेटिव आ रही है मतलब इमेज उल्टी बन रही है। नेगेटिव मतलब उल्टा, पॉजिटिव मतलब सीधा, सीधा सा है। अब हम देख लेते हैं कि m की वैल्यू कैसे वेरी करती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए m बराबर HI/HO। अगर यहाँ पे HO हम ले लेते हैं, HO है 3, HO हम 3 लेते हैं। HO क्या है? वस्तु की ऊंचाई। मान लो वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और HI इमेज की जो हाइट है वो आ जाती है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर। हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और ये हमारे पास वैल्यू आती है। अब हमें m निकालना है। तो m हमने निकाला, क्या होता है? HI/HO। HI हम रखेंगे 2 और HO हम रखेंगे 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आनी है? यहाँ से हमेशा ये वैल्यू जो क्या आएगी? पूरा 1 से कम आएगी, मतलब 1 से कम आएगी। तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि ये वैल्यू 1 से कम है। चलो हम दूसरा केस ले लेते हैं। ये हो गया केस नंबर 1। ठीक है, ये केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 में क्या होगा? HO तो 3 है, HI में 3 सेंटीमीटर ही ले लेता हूं। मान लीजिए इस बार जो इमेज का हाइट है वो सेम बन रही है, सेम हाइट की इमेज बन रही है। तो जब मैं इस वाले फॉर्मूले में रखूंगा तो m क्या आएगा? 3/3। जब 3 से 3 को कट करूंगा तो यहाँ पे m क्या आ गया? m की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है। m की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है। थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस में क्या होगा? मान लीजिए HO तो हमारा फिक्स है 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए इस बार जो इमेज बन रही है वो 3 से बड़ी बन रही है, मान लो 6 सेंटीमीटर की बन रही है, 6 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे हम h कैसे निकालेंगे? ऊपर क्या रखते हैं हम? हाइट ऑफ द इमेज। इमेज की हाइट क्या है? 6 सेंटीमीटर अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? 3 2 6। तो m बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि m की वैल्यू 1 से कम है, m की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। इसको मतलब m बराबर 2 आया है या m बराबर 2 आया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको m इज़ ग्रेटर देन 1, m की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो यहाँ मैं ये जो वैल्यू बता रहा हूँ इनका सीधे सीधे यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स में, और ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आ भी रहे हैं। तो मैं इनका मतलब बताता हूँ। देखिए जब m की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है तो आप देखिए जो इमेज का साइज़ है वो वस्तु से छोटा है,
इमेज का जो साइज है वो वस्तु से छोटा है। तो जब भी m की वैल्यू 1 से छोटी आए तो आप किस पे टिक मारेंगे कि वस्तु वो इमेज का जो साइज है वो वस्तु से छोटा है। जब भी वैल्यू m की 1 आएगी तो वस्तु का साइज इमेज का साइज दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा तभी तो 1 आया है। और जब इमेज का साइज वस्तु के साइज से बड़ा होगा तभी m की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो देखिए यहाँ 2 आया है, हो सकता है यहाँ 4 हो तब भी 1 से बड़ी आएगी। तो ये था, तो जब भी m की वैल्यू 1 से बड़ी आए, 1 से बड़ी आए तो क्या होगा, इमेज बड़ी बनेगी। 1 के बराबर आए तो इमेज का साइज वस्तु के साइज के बराबर होगा। 1 से छोटा आए तो इमेज का साइज वस्तु के साइज से छोटा होगा। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और ये जो चिन्ह पर पार्टी है आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी परेशानी दूर करूंगा, करने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो अगर आपके कुछ भी थोड़ी सी भी हेल्प कर पाया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए और ऐसे ही आप अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिए। धन्यवाद।